अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक को डिस्कस करने वाले हैं और अरिथमेटिक भी हार्ट के टॉपिक में आता है। और इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरे हार्ट को डिस्कस किया है, हार्ट के कार्डियक मसल्स पे डिस्कस किया है, तो आप उस लेक्चर को भी मेरे ज़रूर देखिएगा। और ECG के ऊपर भी मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया है, सो उसको भी आपने लाजमी देखना है, क्योंकि जब तक आप ECG को नहीं देखेंगे तब तक आप बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी नोट नहीं कर सकते हैं। सो उसको भी जाके ज़रूर देखें और उसके बाद आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आएगा। सो मेरे चैनल पे ही वो वीडियोस मौजूद हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं उनको विज़िट ज़रूर करें, ताकि आपको पता लगे कि मैंने कितनी मेहनत की गई है। और मैंने आपके लिए इतने प्यारे और कलरफुल जो है नोट्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। गाइटन और JP की जो डिफरेंट वर्डिंग है और जो डिफ़िकल्ट वर्डिंग है उसको कलरफुल जब आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए याद करना। सो और भी मैंने आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं हार्ट के टॉपिक में ही, जैसे आप देख सकते हैं कार्डियक आउटपुट के ऊपर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इसके अलावा मैंने और भी डिफरेंट चैप्टर्स जो कार्डियक के ऊपर बनते हैं उसके ऊपर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो राइट किए हैं आपके लिए, डिफरेंट कलरफुल तरीक़ों से इसको प्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और इन सब की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी और आप इजीली उनको विज़िट करके आप इनको देख सकते हैं इन सारे नोट्स को। और इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। इतना मेहनत करके जब आप एक चीज़ को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं सो हमारा भी हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो अरिथमा क्या चीज़ है? अरिथमा क्या है? हमने पहले पढ़ा कि अरिथमा इज़ वर्ड कि इरेगुलरिटी और डिस्टर्बेंस इन द रिथम ऑफ हार्ट बीट, कि आपके कोई भी हार्ट बीट है उसकी रिदम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई इरेगुलरिटी आ जाती है। और ऐसा कब होता है? जब हमें कोई डिज़ीज़ का कंडीशन होता है। इट्स मीन कि अरिथमा इज़ अ डिज़ीज़ कि जिसमें हमारा हार्ट का जो रिदम है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। अब नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट का रेट है डेट इज़ 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ये थी नॉर्मल वैल्यू। अब अरिथमा का केस क्या है? अरिथमा में हमने कहा कि क्या होती है? इरेगुलरिटी होती है। सो इरेगुलरिटी से क्या मुराद है? यानी हमारी एक नॉर्मल वैल्यू है उससे या तो कोई चीज़ ज़्यादा होगी या उससे कोई चीज़ कम होगी। यही चीज़ अरिथमा के केस में आती है ना। सो अब हमारे पास अरिथमा के में क्या होगा? या हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ हुई होगी या हार्ट बीट हमारी डिक्रीज़ हुई होगी। अब जब भी हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ होती है तो PR जो वेव है इंटरवल होता है वो कम हो जाता है, और जब हार्ट बीट डिक्रीज़ होती है तो PR जो वेव का इंटरवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब ये PR की जो कंसेप्ट है ये आपको ECG का जब आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो आप उससे आपको पता लगेगा कि ये क्या इंटरवल है और इसमें किस चीज़ की बात की गई है। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप पहले जाके, अगर आपने नहीं सुना है ECG का लेक्चर, तो आप पहले उसे जाके रिव्यू करें और उसके बाद आप इस लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। सो उसके बाद आपने लिखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरिथमा। अरिथमा की 2 टाइप्स हैं, नोमोट्रोपिक अरिथमा एंड एक्टोट्रोपिक अरिथमा। नोमोट्रोपिक अरिथमा से क्या है? यानी इरेगुलरिटी हार्ट बीट। अरिथमा की चाहे जो भी टाइप हो उसमें इरेगुलरिटी आएगी, मतलब आपकी किसी भी हार्ट बीट के रेट में कुछ ना कुछ इरेगुलर चीज़ हो रही है, नॉर्मल नहीं है ये। सो इरेगुलरिटी जब आएगी आपके नोमोट्रोपिक अरिथमा में क्या होगा कि इरेगुलरिटी आई आपकी हार्ट बीट में, लेकिन जो पेस मेकर के तौर पे जो एक्ट करेगा वो ऐसे नोट ही एक्ट कर रहा है। लेकिन एक्टोट्रोपिक अरिथमा में क्या होगा कि आपके हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आई, लेकिन पेस मेकर जो है वो ऐसे नोट के अलावा कोई और स्ट्रक्चर हार्ट का जो है वो एज अ पेस मेकर वर्क कर रहा है। सो ऐसे को हम लोग एक्टोट्रोपिक अरिथमा कहते हैं। अब नोमोट्रोपिक अरिथमा के आगे और भी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं। अब पहले हम नोमोट्रोपिक अरिथमा को डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्टोट्रोपिक अरिथमा और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नोमोट्रोपिक अरिथमा में आपको और इसकी सब टाइप्स मिलेंगी और इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं।
First type is sinus arrhythmia, sinus tachycardic and sinus bradycardic. साइनस अरिथमा से क्या मुराद है? साइनस अरिथमा इज़ अ नॉर्मल अरिथमेटिकल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द हार्ट रेट इन रिलेशन टू द रेस्पायरेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्पायरेटरी साइनस और अरिथमा RSA. ठीक है, हम इसको, ये शॉर्ट सी एब्रीवेशन है इसके लिए. सो अरिथमा क्या है, साइनस अरिथमा क्या है, मैं इसको आप सिंपल वर्डिंग में आपको समझाती हूँ. साइनस अरिथमा ये चीज़ है कि हमारी नॉर्मल जो रिदम है एक हार्ट की, उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन इन रिलेशन टू रेस्पायरेशन. आपको पता है कि हमारी रेस्पायरेशन भी हमारे हार्ट रेट पे इफ़ेक्ट करती है. आगे मैं आपको बताऊंगी भी सही कि हम जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है. सो रेस्पायरेशन का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में. सो जब भी रेस्पायरेशन का रिलेशन आएगा हमारे हार्ट रेट से, हमारे हार्ट रेट की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में, तो उसको हम रेस्पायरेटरी साइनस कहते हैं. अब आपने जब भी किसी को डिस्कस करना है उसके बाद आपने ECG की चेंजेस बतानी है, फिर आपने उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन बतानी है, फिर आपने उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन बतानी है, फिर आपने ECG की वेव बतानी है कि उसकी ECG की वेव क्या चीज़ है, फिर आपने उसकी काजेज़ बतानी है कि किस वजह से वो कॉज हो रहा है. जैसे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या क्या चीज़ें होंगी. इससे आपने हर ये जो टाइप आएगी, चाहे वो साइनस अरिथमा हो, चाहे वो साइनस टैकीकार्डिया, हर टाइप का आपने इसी तरह बताना है. सबसे पहले ECG चेंजेस, फिर उस ECG का ग्राफ आप बनाएंगे, फिजियोलॉजिकल कंडीशन बताएंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन बताएंगे, फिर आप उसकी कॉजेज़ बताएंगे. हर टाइप में आपने ऐसे ही लिखना है. सो अब साइनस अरिथमा में आप क्या लिखेंगे कि कैसे ECG की चेंजेस आएंगी. सबसे पहले क्या होगा कि इंस्पायरेशन के दौरान हमारा P से R इंटरवल कम हो जाता है और एक्सपायरेशन के दौरान P से R इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है. अब क्या मतलब चीज़ है, क्यों P से R इंटरवल इंक्रीज़ हो रहा है? एक्चुअली अगर आप फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिस्कस करें तो नॉर्मल हेल्थी पर्सन हार्ट रेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ रेस्पायरेशन. जैसे हमारी फेजेस ऑफ रेस्पायरेशन कितनी है, पहले आप ये देखिए, दो हैं फेजेस ऑफ रेस्पायरेशन, एक है इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन. सो जब भी इंस्पायरेशन होती है हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ होता है, एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट रेट हमारा डिक्रीज़ होता है. सो अब हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि जब भी मैंने कहा कि हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास क्या होगा, P से R इंटरवल कम होगा. यानी हार्ट रेट का रिलेशन P से R इंटरवल के इन्वर्स रिलेशन है. हार्ट रेट इंक्रीज़, ये डिक्रीज़, हार्ट रेट डिक्रीज़, ये इंक्रीज़ हो जाएगा. सो ये ECG चेंजेस हैं कि जब भी हम इंस्पायरेट करते हैं, हम हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, P से R का जो इंटरवल होता है, ये P से R का इंटरवल है, ये इंक्रीज़ हो गया. जैसे हम एक्सपायर करते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाता है और P से R का जो इंटरवल है वो हमारे पास बढ़ जाता है. यानी इसके अंदर जो फासला है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा खुला हो जाएगा. सो पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है. देखिए, एक्सपायरेशन के दौरान आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, एक्सपायरेशन के दौरान कम हो रहा है, ये एक फिज़िकल कंडीशन है. मतलब आप ये कोई ये शो नहीं कर रहा कि आपको कोई डिजीज़ है या इस तरह की कोई चीज़ है, नहीं. ये एक नॉर्मल चीज़ है और जो हर इंसान के अंदर ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने रखी है ये चीज़. लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी कि जब हमें कोई डिज़ीज़ है, जैसे कोई हार्ट की डिज़ीज़ है, हमें कोई रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है, उस इन डिजीज़ की वजह से जब हमारा हार्ट रेट इस तरह से फ्लक्चुएट करेगा उसको हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहेंगे. और फिर हमने बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है. फिर आपने बताना है ECG की वेव क्या होगी जब हमें साइनस आर्थरीमिया की डिज़ीज़ होगी. सो ये आपने ECG की वेव बतानी है. ये केस है ब्रेथ आउट का, जब आप एक्सपायरेशन करेंगे, और ये केस है जब आप ब्रेथ इन करेंगे. एक्सपायरेशन के ये दो आप PQRS की वेव्स देख रहे हैं, उनके दरमियान आप देखें कितना लॉन्ग डिस्टेंस है. ठीक है, अब आप ब्रेथ इन के केस में आ जाएं. आप इसको ऐसे छुपा दें और आप ब्रेथ इन का केस देखिए. ब्रेथ इन के केस में आप लोग देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट फासला है हर PQRS की वेव के दरमियान. अनइक्वल टाइम इंटरवल है ना, कि ये ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे की, जबकि इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है.
सो यही चीज़ आ जाती है कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं हमारा हार्ट रेट जल्दी से यूँ 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 कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, जल्दी से इस तरह PQRS वेव जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जबकि हम ब्रीथ आउट जब करते हैं तो काफ़ी फासला आ जाता है हमारा हार्ट का, काफ़ी देर बाद जाके एक और PQRS वेव बनेगी। सो ये एक ECG की वेव आपने बता दी कि 7.5 mm में किस तरह का अनइक्वल इंटरवल आ जाता है। काजेज़ क्या होती हैं? इट अकर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम इम्पल्सेस। कि ऐसी नोड नहीं यही वाली इम्पल्सेस प्रोड्यूस करनी है, इसका मतलब यह है कि जब इनमें फ्लक्चुएशन आ रही हैं, टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, फासला जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे नोड ने जो इम्पल्सेस डिस्चार्ज किए हैं उनके अंदर कोई ना कोई ख़राबी है, उनके अंदर इक्वल जो है वो टाइम इंटरवल से नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ वहाँ पर फ्लक्चुएशंस हुई हैं। अब क्या वो फ्लक्चुएशन होंगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन? एक्चुअली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारा डायफ्राम जो है वो मूव करता है आउटवर्ड। सॉरी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा कि आपका जो डायफ्राम मूव करेगा डाउनवर्ड। जब इंस्पायर हम करते हैं डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ आता है और चेस्ट कैविटी हमारी एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि हमारी बाहर की एयर ने हमारे लंग्स के अंदर आना है और प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगा, ताकि बाहर की एयर जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो अंदर की तरफ आ सके। और जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, एक्टिवेट होगा हमारा बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे BP को सेंस करते हैं। सो क्योंकि प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो रहा है, हमारे ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। सो ये हमने बताया कि क्यों इंस्पायरेशन में हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एक्सपायरेशन में क्या होगा? डायफ्राम क्योंकि रिलैक्स होते हैं तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, चेस्ट कैविटी का साइज़ हमारा कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो बैरो रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उनके डीएक्टिवेशन की वजह से हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है। सो ये हमने बता दिया कि क्यों एक्सपायरेशन में हमारा हार्ट रेट कम होता है और इंस्पायरेशन में हमारा हार्ट रेट क्या होता है वो ज़्यादा होता है। सो ये हमने साइनस जो आर्थरीमिया का केस है वो हमने पूरा कर लिया। अब हमने साइनस ट्रैकीकार्डिया की तरफ जाते हैं। ये है साइनस ट्रैकीकार्डिया। इसमें भी आपने पहले यही बताना है ECG की चेंजेस किस तरह है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, और फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया पे हम आ जाएंगे। साइनस ट्रैकीकार्डिया का क्या मतलब है, ठीक है। अब ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकी का मतलब क्या है? इंक्रीज़, और कार्डिया का मतलब क्या है? हार्ट रेट। ये नहीं क्या हो रहा है? ट्रैकी का क्या मतलब है? इंक्रीज़, और कार्डिया का क्या मतलब है? हार्ट रेट, यानी आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। इंक्रीज़ इन द हार्ट रेट अप टू 150 to 100 पर मिनट। नॉर्मल कितना था? रिवाइज, नॉर्मल कितना था? यस यू आर राइट, 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल था, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा था। बट इन द केस ऑफ ट्रैकीकार्डिया योर हार्ट रेट इंक्रीजेस, मीन योर हार्ट विल बीट 150 to 100 टाइम्स इन 1 मिनट। नॉर्मल कितना था? 72 था, और अब वो 72 से बढ़कर 100 to 150 हो गया है, यानी इम्पल्सेस जो हैं वो एसओ नोड से बढ़ गई हैं, यानी एसओ नोड ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा QRS वेव जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। अब ECG की चेंजेस देखते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा बार बार एसओ नोड से इम्पल्सेस आ रही हैं, और फासला देख सकते हो आप कि कितना कम रह गया है। सो R से जो R का इंटरवल है, ये R वेव थी, ये एक और R वेव है। सो ये R वेव, ये R वेव, कितना कम इंटरवल रह गया, जबकि हम जब इधर देख रहे थे तो यहाँ पर कितना ज़्यादा इंटरवल था ना। सो यही चेंजेस आ जाती हैं कि R से R का जो फासला है वो कम होता जा रहा है, और ऐसे नोड से बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो इस तरह की वेव हमें डिटेक्ट होगी जब हम ECG पे उसे मेजर करेंगे। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है? मतलब हमें डिजीज़ स्टेट नहीं है, हम कोई फिजियोलॉजिकल ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इतना बढ़ सकता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप अपने मसल्स की एक्टिविटी हो जाती है, आपकी बोन्स चल रही हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आपका ECG ऐसा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आप इमोशनल स्टेट में हैं, आप बहुत सैड हैं, आप बहुत दुखी हैं, तब भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है।
आप हाई आल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप किसी माउंटेनी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जब प्रेशर कम हो जाता है ना तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपके हार्ट को कम ऑक्सीजन रिसीव हो रही होती है और उसकी वजह से ना आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी के केस में भी आपका हार्ट रेट इसी तरह ही बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल स्टेट है, ये कोई डिजीज़ स्टेट नहीं थी, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी कि जिनमें आपका ऐसा चीज़ हो सकती है। अब हम जाएंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन में कि आपको कोई डिज़ीज़ है और उस डिज़ीज़ की वजह से आपका ये इस तरह का ईसीजी आएगा। और वो डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं? फीवर में आपका हार्ट रेट बन जाता है। एनीमिया, जब आपका रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तब भी आपका हार्ट रेट इसी तरह बढ़ जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन को कैरी करना है और जब वही कम हो जाएगा तो हमारा हार्ट रेट, जाहिर बात है हार्ट को सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे ऑक्सीजन मिले। कोई हार्ट की डिजीज़ हो सकती है आपको, कोई हाइपरथायराइडिज्म, क्या होता है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा अपनी जो सिक्रीशन करना शुरू कर दे उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। उस स्टेट में भी आपका जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है। और हीमोरेफिक शॉक, वो क्या होता है कि वही चीज़ हो गई कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो इन केसेस में आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सिम्टम्स इसके क्या है? डिजीनेस होगी, आपको बहुत ज़्यादा नींद सी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप सही तरह से सांस नहीं ले सकेंगे, आपका सांस उखड़ने लग जाएगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, फेंटिंग होगी, आपको बहुत ज़्यादा जो है पसीना और ये चीज़ें आपको आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हो गए, आपको पता लग जाएगा फ़ौरन कि आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। उसके बाद साइनस ब्रेडिकार्डिया, तो वह ब्रेडी में किसी चीज़ का कम होना, डिक्रीज़ होना। कार्डिया का मतलब वही हार्ट रेट, यानी अब आपका हार्ट रेट कम हो रहा है। साइनस टैकीकार्डिया में क्या हो रहा था? हार्ट रेट बढ़ रहा था। इस स्टेट में हम हार्ट रेट को कम करेंगे। अब हार्ट रेट कम हो रहा है तो इसकी रीज़न क्या होगी? ऐसे नोट से इम्पल्सिस कम आ रही हैं। ठीक है, जब हार्ट रेट बढ़ रहा था ऐसे नोट से इम्पल्सिस ज़्यादा आ रही थी, अब ऐसे नोट से इम्पल्सिस कम आएंगी। तो यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो 60 से भी कम हो जाएगा। नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 72 बीट्स पर मिनट, और अब इतना हमारा हार्ट रेट कम हो गया है कि अब 72 से कम होकर 60 पे आ गया, यानी आपका 1 मिनट में हार्ट 60 टाइम्स से बीट करेगा। ठीक हो गया। अब इसमें ईसीजी चेंजेस देखते हैं कि ईसीजी में क्या इसमें चेंजेस आएंगी। ईसीजी में चेंजेस ये आएंगी कि आर से आर इंटरवल बढ़ जाएगा। आप कंपेयर करेंगे अब आप इस ईसीजी में और ईसीजी में। आर का इंटरवल आप देख सकते हैं फासला कितना है, और यहाँ पर देखें आर से आर का फासला कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आर से आर का इंटरवल बढ़ गया है, यहाँ से आर का इंटरवल जो था वो कम था। तो यानी कि QRS की जो वेव्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे नोट जो है वो अपनी इम्पल्सिस को थोड़ी देर बाद जो है वो रिडक्शन हो गई है ऐसे नोट की इम्पल्सिस से। सो फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी कि जब आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपका हार्ट रेट जो है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी डिजीज़ स्टेट में ही आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट करे या आपको रिथमा हो। नॉर्मल कंडीशन में भी ये होता रहता है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल जब कंडीशन होती है तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऐसा नेचुरल मैकेनिज़्म दिया है जिसकी वजह से हम इस जो इंक्रीज़ हार्ट रेट है उसे हम नॉर्मल वैल्यू पे भी ला सकते हैं, जो डिक्रीज़ हार्ट रेट है उसे हम वापसी नॉर्मल वैल्यू तक ला सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि जब हम लोग स्लीप कर रहे होते हैं, जब हम रात को सो रहे होते हैं, हमारा हार्ट रेट उससे कम होता है। सही बात है, हम लोग कोई उस टाइम हमारी कोई हाई एक्टिविटी नहीं होती है, हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तो उस वजह से हार्ट रेट भी कम होगा। अच्छा जी, उसके बाद इन एथलेटिक कंडीशन इज़ लेस कॉमन। जो एथलीट्स का जो हार्ट होता है उसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि जब वो स्लीपिंग कंडीशन में होता है तो उनका भी हार्ट रेट कम होता है। लेकिन जब हम लोग एथलीट की बात करते हैं तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका हार्ट रेट अमूमन नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसके हार्ट रेट से भी ज़्यादा होता है उनका हार्ट रेट। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन आ जाएंगी कि क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, कैसी आपको जो है ना जिनके आपका जो हार्ट रेट है वो आपका डिक्रीज़ हो सकता है। सो ये दो फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमने डिस्कस कर ली थी। अब बाकी हम देखते हैं कि डिज़ीज़ इन द ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है, मैंने गलती से यहाँ से राइट कर दिया कि ये फिजियोलॉजी है, दैट इज़ पैथोलॉजिकल।
क्योंकि डिजीज़ आ गई है ना, पैथोलॉजिकल आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसे नोड में कोई डिजीज़ है, जाहिर बात है। देखें ऐसे नोड इम्पल्सिव सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसे नोड ही ख़राब है। कोई हार्ट अटैक का स्टेट आ सकती है कि आपको हार्ट अटैक हो, एजिंग की वजह से भी हो सकता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा हार्ट थोड़ा सा काम, उसकी फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस से जब आपको ये काम होता है, ठीक है, बिलिरुबिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी हार्ट रेट कम हो। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म में कम हो जाएगा। हार्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है। ड्रग्स हम लोग लेते हैं बहुत सारे, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए, चैनल ब्लॉकर्स हो गए, एंटी आर्थरिमिक ड्रग्स हो गए, इनकी वजह से भी हमारा हार्ट जो है रेट वो कम हो जाता है, ठीक है। जिन पेशेंट का हार्ट रेट अक्सर ज़्यादा रहता है वो इस तरह की जो बीटा ब्लॉकर्स और चैनल ब्लॉकर्स इस तरह की मेडिसिन वो लेते हैं। और इसके अलावा आर्थीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आर्थीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरोस्क्लेरोसिस ये दोनों मुख्तलिफ टर्म्स हैं, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनको बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताया है। सो आप जाएँ मेरे पिछले लेक्चर पे, वहाँ पर देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करती है और बहुत दफ़ा ये पूछा भी जाता है। सो आर्थीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जब आपकी जो कार्डिक कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ जाती हैं। द वर्ड एथीरो और एक है आर्टीरियो। आर्टीरियो में क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाती हैं, जबकि एथीरोस्क्लेरोसिस में हमारी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं। सो ये दो डिफरेंट टर्म्स थी और इनके अंदर डिफरेंस था। सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या सिम्टम्स होंगे जब हमें पता लगेगा कि हमारा हार्ट रेट कम है। हमें फैटीग होगी, वीकनेस सी फील होगी, ब्रेथ में शॉर्टनेस होगी, डिफ़िकल्टी एक्सरसाइज हम नहीं कर सकेंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हमें लगेगी, डिजीनेस होगा, अनकॉन्शियस, हम बेहोशी की तरफ जो है ना वो जाना शुरू हो जाएंगे। सो ये कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जिनसे हमें लगेगा कि हमारा हार्ट रेट कम है। सो ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यस, अब हमने नॉमोट्रोपिक जो अरिथमिया था उसकी सारी टाइप्स डिस्कस कर ली हैं वन बाय वन, और उनमें क्या ईसीजी का चेंज आ रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और आई होप कि आपको सही तरह से समझ भी आया होगा वो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक के मुतालिक तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फ़ौरन उसका आंसर दूंगी। और चलें अब हम लोग एक्टोपिक अरिथमिया को स्टार्ट करते हैं। एक्टोपिक अरिथमिया का पहले भी मैंने आपको डिफ़ाइन दी थी कि ये एक ऐसा नॉर्मल हार्ट का रेट है इन विच वन स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट अदर देन ऐसे नोड एक्ट एज अ पेस मेकर। कि नॉमोट्रोपिक में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे नोड ही पेस मेकर है, बस ऐसे नोड में फ्लक्चुएशंस होगी, कभी वो इम्पल्सेस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, कभी वो इम्पल्सेस कम प्रोड्यूस कर रहा था। बट in the case of ectopic arrhythmia, your SA node is not a pacemaker. Another structure of heart will become your pacemaker. ठीक है। अब ectopic foci क्या चीज़ है? Impulses produced by another structure of your heart is called as ectopic foci। अब हमने कहा कि ectopic arrhythmia में कोई और पेसमेकर के तौर पे एक्ट करेगा, ऐसे नोड जो है वो पेसमेकर नहीं। ऐसे नोड कहेगा मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, मैं नहीं काम करता, सारी ज़िंदगी मैंने काम किया, अब मैं नहीं काम करूँगा, अब कोई और काम करे। अब जब कोई और काम करेगा तो उससे जो इम्पल्सेस रिलीज़ होंगी उनको हमने एक अलग सा नाम दे दिया, बस और कुछ भी नहीं है। एक्टोपिक फोकाई का हमने बस उसे नाम दे दिया बस। अब जाहिर बात है जिससे हमने नॉमोट्रोपिक अरिथमिया में आगे उसकी फर्दर सब टाइप्स डिस्कस की थी। आगे एक्टोपिक फोकाई की भी दो आगे फर्दर टाइप्स हैं, होमोट्रोपिक अरिथमिया एंड हेट्रोट्रोपिक अरिथमिया। अब इनमें क्या डिफरेंस है हम लोग ये देखते हैं। होमोट्रोपिक अरिथमिया में क्या होगा कि इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट अराइज फ्रॉम एनी कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि किसी भी कंडक्टिव सिस्टम। अब कंडक्टिव सिस्टम क्या है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, इसे मैं आपको कह रही हूँ कि डिफरेंट टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको पिछले लेक्चर का पता होगा। सो कंडक्टिव सिस्टम में ना हमारी बॉडी की तीन चीज़ें, हमारे हार्ट की तीन चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ AV नोड, नंबर 2 इज़ आवर बंडल ऑफ हेयर्स एंड नंबर 3 इज़ Purkinje fibers. These three parts of our heart will collectively make the conductive system. अब अगर कंडक्टिव सिस्टम यानी AV नोड या हमारा बंडल ऑफ हेयर्स या Purkinje फाइबर, इन तीनों में से कोई एक जो है वो हमारा पेस मेकर के तौर पे एक्ट करना शुरू हो जाए और वो इम्पल्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोट्रोपिक अरिथमिया।
और हेटरोट्रोपिक एरिथमिया में क्या होगा कि इम्पल्सिव फॉर हार्ट रेट हार्ट बीट अराइज फ्रॉम एनी मस्कुलेचर अदर देन द कंडक्टिव सिस्टम, के कंडक्टिव सिस्टम से अलावा कहीं और से मसल, आप हार्ट के मसल्स होते हैं, आपको पता है एट्रियल मसल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं। अब क्योंकि वो कंडक्टिव सिस्टम में शामिल नहीं है, लेकिन अब अगर वो ऐसा काम करना शुरू करते हैं, ऐसा पेस मेकर, तो हम उसको हेटरोट्रोपिक एरिथमिया की टाइप में कंसिडर करेंगे। अब हम लोग हार्ट ब्लॉक को देखते हैं, और हार्ट ब्लॉक जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके मतलब क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि ब्लॉकेज ऑफ द इम्पल्सेस जनरेटेड बाय ऐसे नोड इन द कंडक्टिव सिस्टम, कि इम्पल्सेस का ऐसे नोड से जनरेट ना होना, उसमें ब्लॉकेज हो जाना, उसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉकेज ऑफ द इम्पल्सेस जनरेशन बाय द ऐसे नोड, के ऐसे नोड जो इम्पल्सेस को पहले जनरेट कर रहा था अब वो ब्लॉक हो गया, तो जिसकी वजह से हमें हार्ट ब्लॉक हो जाता है। रिजल्ट इन द एक्टोपिक एरिथमिया हो जाता है। जाहिर बात है जब ऐसे नोड काम नहीं करेगा एज अ पेस मेकर, तो हमें एक्टोपिक एरिथमिया में जाना पड़ेगा। अब इसी हार्ट ब्लॉक की टाइप्स हैं। ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ इफेक्टिव एरिया, लोकेशन कहाँ है कि हमारा कौन सा एरिया इफेक्टिव है, उसकी लोकेशन के बेस पे हमने हार्ट ब्लॉक की टाइप्स देखी हैं। सबसे पहले कौन सी दो टाइप्स आ जाती हैं, साइनो आर्टेरियल ब्लॉक, फिर है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। साइनो आर्टेरियल ब्लॉक क्या होता है, इसमें क्या हो गया, फेलियर इन द इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। हमने कहा था कि ऐसे नोड से एवी नोड तक जो इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं बाय द इंटरनोडल फाइबर, और हमने पढ़ा था कि इंटरनोडल फाइबर से आगे फर्दर तीन टाइप्स होती हैं, इंटीरियर इंटरनोडल फाइबर, फिर हमने मिडल पढ़ी थी, फिर हमने एक्सटर्नल जो है वो इंटरनोडल फाइबर, ये तीन टाइप्स होती हैं। अब वही इम्पल्सेस नहीं ट्रांसफ़र हो रही है हमारे ऐसे नोड से एवी नोड से, जिसकी वजह क्या है, अब ब्लॉक कौन होगा इन दोनों में से, ये ब्लॉक हुआ ना, यानी इसने जो इम्पल्सेस भेजनी थी इसकी तरफ, यही ब्लॉक हो जाएगा तो इम्पल्सेस कैसे जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, साइनस ब्लॉक हो जाएगा। एवी नोड जो है इसमें एज अ पेस मेकर बन जाएगा, क्योंकि इसने अपना काम छोड़ दिया, इसने कहा मैं अब अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा, तो एवी नोड कहेगा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ, मैं एज अ पेस मेकर बन जाता हूँ। और फिर जब एवी नोड से आगे जो एक नोडल रिदम बनेगी उसको हम एवी नोडल रिदम कहेंगे, यानी अब एवी नोड ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, अब वो प्रोड्यूस करेगा, और इसकी जो स्पीड होती है वो एवी ऐसे नोड से कम हो, जैसे ऐसे नोड की स्पीड 70 to 80 जो है पर मिनट होती है, एवी नोड की उससे कम हो जाएगी। नॉर्मल जो होती है वो इसकी आई थिंक सो कि 40 to 60 to आई थिंक 40, इस तरह 40 to 60 यस, तो इस तरह की इसकी जो है वो रिथम की वैल्यू आ जाती है। काजेस की बात करते हैं तो डिफेक्ट है इंटरनोडल फाइबर में, यानी इन दोनों के दरमियान में जो ट्रांसफ़र कर रहा था वो इंटरनोडल फाइबर था, उसमें यानी डिफेक्ट है। एवी नोड बिकम स्पेस मेकर एंड द हार्ट बीट डिक्रीज एट द रेट ऑफ ईएस। देखा कि हार्ट बीट का रेट जो है वो कम हो जाएगा, पहले जो 70 से 80 पर मिनट था अब वो 60 to 40 पर मिनट हो गया है। सो जिस तरह पेस मेकर जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे हार्ट का रेट भी कम होता जाएगा। एवी नोड के आगे तीन टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले है अपर नोडल रिदम, फिर है मिडल नोडल रिदम, फिर है लोअर नोडल रिदम। अपर नोडल रिदम में क्या है, इम्पल्सेस प्रोड्यूस बाय द अपर पार्ट ऑफ एवी नोड, कि एवी नोड का जो अपर पार्ट है वो इम्पल्सेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और फिर मिडल नोडल रिदम क्या होगा कि इम्पल्सेस प्रोड्यूस बाय द मिडल पार्ट ऑफ, यानी एवी नोड है ना, ये एवी नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया, इसका अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। ये अपर पार्ट है, ये मिडल को मैं एम से शो करी हूँ, लोअर को एल से शो करी हूँ। सो जब ये वाला पार्ट जब हमारे पेस मेकर के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा तो उसको हम कहेंगे अपर नोडल रिदम, यानी अपर जो नोडल एवी नोड का पार्ट है वो नोडल रिदम प्रोड्यूस कर रहा है। जब मिडल शो करेगा तो हम उसको ये कह देंगे, जब लोअर शो करेगा तो हम इसको ये कह देंगे। अब इन सब के दौरान ईसीजी में क्या चेंज आएगा, ईसीजी में ये चेंज आएगा, जैसे अगर आप ये देखें तो आपकी पी वेव इन्वर्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो पी वेव पहले कैसे थी, नॉर्मल कैसे था, ऐसा, ये आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल कैसे था, यहाँ से आपका पी वेव ऊपर जा रही थी, फिर आपका QRS बनता था, फिर आपका टी वेव बनता था, और फिर इस तरह से आपकी हार्ट की रेट आती थी।
बट इस केस में क्या होगा कि आपका ये देख रहे हो पी वेव ये इन्वर्ट हो गई, इसको इस तरह होना चाहिए था लेकिन ये इन्वर्ट हो गया। सो इस तरह ये इन्वर्शन शो हो जाती है, जिससे हम फ़ौरन क्लिक करते हैं कि मसला कहाँ आ रहा है, ऐसे नोड में मसला आ रहा है। अगर मिडल होगा तो हमारे पास क्या होगा कि क्या पी वेव मर्ज विद द क्यू आर एस, पी वेव फिर बनेगी ही नहीं, क्यू आर एस से बनेगी, ठीक है। एंड ऑल द हार्ट चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट सिमिल्टेनियसली, तो इस स्टेट में हमारे हार्ट के सारे जो चैम्बर्स हैं, एट्रियल चैम्बर हो गया, वेंट्रिकुलर चैम्बर हो गया, सारे चैम्बर एट अ टाइम एक ही जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू हो जाएंगे। लोअर नोडल रिदम में क्या होगा कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट देन द आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स पहले हालांकि नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि आर्टरी पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट जब लोअर नोडल रिदम होगी तो वेंट्रिकल्स पहले आ जाएंगे, आर्टरी बाद में आएंगे। सो द फर्स्ट क्यू आर एस बनेगा, फिर पी वेव बनेगा। ये देख सकते हो पहले आपका आते ही क्यू आर एस वेव बन रहा है, फिर पी वेव बन रहा है। सो क्योंकि इन्वर्जन हो गई है ना, ये डिजीज स्टेट है। सो वी गेट पी आर वी गेट आर पी इंटरवल इंस्टेड ऑफ पी आर इंटरवल। हम पहले क्या ले रहे थे, हम पहले पी और आर इंटरवल ले रहे थे। अब क्या हो रहा है कि पहले आर बन रहा है और फिर पी बन रहा है। सो ये इन्वर्जन हो गई है, तो इसको हम रिवर्स हार्ट लोग भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स हो गया ना, पहले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है फिर आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल रिवर्स की कंडीशन आ गई है स्टेट में, ठीक है। तो ये हमने साइनो आर्टेरियल ब्लॉक का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया कि हमने क्या कहा कि साइनो आर्टेरियल ब्लॉक में ऐसे नोड में खराबी है, वो काम करना छोड़ गया, एवी नोड ने जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन डिजीज़ उसमें भी क्या होगा, डिफेक्टो है, क्योंकि इंटर-आर्टेरियल नोडल फाइबर में। फिर एवी नोड की हमने टाइप डिस्कस की और हार्ट की ईसीजी बताया हमने। अब एवी और वेंट्रिकुलर ब्लॉक में हम लोग देखते हैं कि एवी वेंट्रिकुलर ब्लॉक इज़ अ हार्ट अटैक इन विच इम्पल्सेस आर फ्रॉम एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स डोंट मूव, ठीक है। इम्पल्सेस एवी नोड से वेंट्रिकल्स की तरफ मूव नहीं करेंगे ड्यू टू डिफेक्टिव कंडक्टिव सिस्टम, यानी कंडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से आर्टरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो पहले क्या था कि ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्सिस ब्लॉक हो गई थी, इंटरनोडल फाइबर ने काम करना छोड़ दिया था। अब क्या हो रहा है कि एवी नोड से आगे जो फर्दर जब हमने वेंट्रिकल्स के पास जाना है, सो उन्होंने इनके दरमियान का जो वो चीज़ है वो कट गई है, वो ब्लॉक हो गया। और इसकी दो टाइप्स हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, इनकम्प्लीट वर्ड से भी डिटेक्ट हो रहा है कंडीशन जिनमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकुलर स्लो डाउन। इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक है, यानी होगा, कंडक्शन हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में हो रही है, बट डोंट ब्लॉक कम्प्लीटली, बिल्कुल मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इम्पल्सेस बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं करें, ट्रैवल करेंगी बट बहुत स्लो स्पीड में। सो आगे इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक की टाइप्स आ जाती हैं, एक है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एक है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, कंडीशन इन विच कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस बाय एवी नोड इज़ वेरी स्लो, कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारा जो जब ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा कंडक्शन का इम्पल्सेस का, तो वो बहुत स्लो है, एवी नोडल डिले हो गया या डिले कोई कंडीशन हो गई है। क्योंकि स्लो स्पीड है एवी नोड से आगे, तो उसको हम एवी नोडल डिले कहते हैं या डिले कंडक्शन कहते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के दो नाम हैं, एवी नोडल डिले या डिले कंडीशन, जिसमें एवी नोड आगे स्लो हमने कंडक्ट करेगा। ईसीजी की चेंजेस क्या होंगी कि पी से आर का जो इंटरवल है वो बढ़ जाएगा, जाहिर बात है स्लो कंडक्शन हो रही है एवी नोड से, मोर देन 0.2 सेकेंड जो है वो टाइम लेना शुरू कर देगा। काजेज़ इसकी क्या हो सकती हैं, कोई आपको रोमेटिक फीवर हो सकता है या कोई ड्रग्स आप ऐसी ले लेते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन आपकी हो सकती है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इन विच इम्पल्सेस प्रोड्यूस बाय ऐसे नोड फेल टू रीच द वेंट्रिकल्स, कि ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस प्रोड्यूस हुई हैं वो वेंट्रिकल्स तक पहुँच ही नहीं है। तो इसको हम पार्शियल हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इसमें इसीलिए की चेंजेस क्या होंगी कि वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स जो होगा QRS एंड द टी वेव मिसिंग होगा, जैसे ये एक दफ़ा बना, उसके बाद पी वेव बनी, दोबारा QRS और टी वेव बननी चाहिए थी लेकिन वो नहीं बनी, मिसिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचा ही नहीं ना मैसेज, पल्सेस पहुंची ही नहीं, तो कैसे QRS वेव बनेगी।
कंप्लीट और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा कि इम्पल्सिस प्रोड्यूस बाय एस नोट बट कैन नॉट, यानी इम्पल्सिस एस नोट बना रहा है, यहाँ पर एस नोट ठीक होगा लेकिन वेंट्रिकल्स तक पहुँच ही नहीं रहा, इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या थर्ड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे हार्ट ब्लॉक जो है वो समझ आ रहा होगा कि पार्शियल हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। जी, सो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के कंडीशन में क्या होगा कि एवी नोड में कोई डिजीज़ है या कंडक्टिव सिस्टम में कोई डिजीज़ है। अब हमने कुछ ये ब्लॉक जो है एवी नोडल ब्लॉक या इंफ्रानोडल ब्लॉक, इसको डिस्कस करना है। एवी नोडल ब्लॉक में क्या होगा, डिफेक्टिव देन अदर पार्ट ऑफ एवी नोड इज डिफेक्टिव एंड अदर पार्ट ऑफ द हार्ट मूव एज अ पेसमेकर। ठीक है, जब ऐसे नोडल ब्लॉक हमने कहा था तो हमने कहा था ऐसे नोड जो है वो काम नहीं कर रहा, अब एवी नोड काम नहीं कर रहा और कोई और पार्ट जो है पेसमेकर करेगा। ऐसे नोड की रिदमिसिटी आपको पहले से पता थी। इंफ्रानोडल ब्लॉक क्या होगा, इज अ हार्ट ब्लॉक इन इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड आर ब्लॉक इन द बंडल ऑफ हीज, के बंडल ऑफ हीज में जाके वो ब्लॉक हो रही है, ऐसे नोड से बंडल ऑफ हीज में जाके वो ब्लॉक हो गया और इसमें परकंजी फाइबर एज अ पेसमेकर काम करना शुरू कर देगा और पंचकंजी फाइबर का जो रिदमिसिटी का जो रेट है डेट इज़ 35 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 35 जो है वो करवाता है। एक्स्ट्रा सिस्टोल किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा का मतलब ज़्यादा, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, और सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन। तो यानी प्री मेच्योर हार्ट की कंस्ट्रक्शन है, कुछ ज़्यादा ही जो हमारा हार्ट है वो कंट्रैक्ट करने शुरू कर दिया है। यहाँ पर इम्पल्सिस का डिस्चार्ज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द अदर देन ऐसे नोड, कैसे नोड के अलावा किसी और जगह से इम्पल्सिस का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कंपल्सिव स्टेट किसे कहते हैं, इज अ पीरियड इन विच हार्ट इज टेम्पोरेरी स्टॉप, ये रिलैक्स कंडीशन होती है। अगर क्या है कि आप सपोज कर लो कि आपका हार्ट एक्स्ट्रा सिस्टोल की केस में है, नाउ द नेचुरल इम्पल्सिस रीच टू द मायोकार्डियम डज नॉट गिव अ रिस्पॉन्स, तो कोई भी इम्पल्सिस जब मायोकार्डियम पे आएगी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करवाना पड़ता है, थोड़ा सा वो डायस्टोल की केस में जाता है, तो उसी को हम कंपल्सरी फेट कहते हैं। अब एक्स्ट्रा सिस्टोल के आगे टाइप्स आ जाती हैं, एट्रियल सिस्टोल, नोडल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल क्या है, यानी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन स्टिमुलाई अराइजेस बाय आर्ट्रियल मसल्स, के मतलब आपके आज जो आर्ट्रियल मसल्स हैं वो कुछ ज़्यादा जो है वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा पी वेव जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएगी और पी से आर का इंटरवल कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पी वेव्स आना शुरू हो गई, क्योंकि आर्ट्री बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जब भी आर्ट्री कॉन्ट्रैक्ट करता है आपकी पी वेव ऑब्टेन होती है। नोडल एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होगा कि काज बाय द स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम द एवी नोड, कि जब आपका कोई भी एवी नोड अगर जब आपका काम करना शुरू कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोडल सिस्टोल, और उसमें पी वेव जो है वो QRS के साथ मर्ज कर जाती है और ऑल द हार्ट टेम्पर कॉन्ट्रैक्ट सिमल्टेनियसली। ये वेंट्रल सिस्टोल होगा, जिसमें क्या होगा कि आपके पास स्टिमुलस अराइज होगी वेंट्रिकल्स के मसल से, तो इसमें एक्स्ट्रा आपको QRS वेव मिलेगी और आफ्टर टी वेव आपको इन्वर्टेड मिलेगी और QRS वेव इम्पोर्ट लॉन्ग होगी। ये नोडल एक्स्ट्रा सिस्टोल था, इसमें आप देख सकते थे पी वेव ने मर्ज करना था QRS के साथ, ये आप देख सकते हो कि QRS वेव है, उसके बाद पी वेव है ही नहीं, सो पी वेव QRS के साथ ही मर्ज कर गई है। और जब आप वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करते हो तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि आपका जो टी वेव है वो इन्वर्ट कर गया है और QRS वेव प्रोलॉन्ग हो गया है। सो कंडीशन इसमें क्या है कि स्मोकिंग आप कर रहे हो, हाइपरथायराइडिज्म है, इन केसेस में हो जाता है। आर्टेरियल फ्लटर क्या है कि आपका रैपिड आर्टेरिया की कंट्रैक्शन हो रही है, काज बाय एक्टोपिक फेकाई, और पी वेव आपकी जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी आर्टेरिया की रैपिड कंट्रैक्शन है लेकिन क्या है कि आपका पी वेव भी प्रेजेंट होगा। रैपिड आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन काज बाय एक्टोपिक फेकाई, यानी आपका जो ऐसे नोड है वो काम नहीं कर रहा है लेकिन आपके फिर भी आर्टेरिया की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और आर्टेरिया का रेट कितना होता है, यानी 250 से 300 पल्सेस एवी नोड से जो आएंगी और 200 से 250 और 240 के दरमियान में आएंगी। ड्यूरिंग आर्टेरियल फ्लटर सेकेंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक क्या ना कर, सेकेंड डिग्री की जो हार्ट ब्लॉक होगा वो आपका इस रेशियो में आकर हो सकता है। रेशियो क्या होगी, रेशियो बिटवीन द आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल बीट इज 2:1 and 3, यानी 2 दफ़ा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट 1 दफ़ा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, 3 दफ़ा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट 1 दफ़ा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह की स्टेट को
आर्टेरियल फ्लटर कहते हैं, जिसमें रैपिड आर्टेरियल कंट्रैक्शन होगी, पी वेव होगी, लेकिन पी वेव बहुत ज़्यादा होगी। सिम्टम्स क्या है इसमें? हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, कॉर्नरी डिजीज़ हो सकती हैं। आर्टेरियल फ्लट्रेशन क्या होता है कि प्रोलॉन्ग, यानी आर्टेरियल फ्लटर से भी ज़्यादा आर्टेरियल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, रेट इसका बढ़ जाए 300 से 400। यहाँ कितना था रेट? 250 से 350, यहाँ 300 से 400 हो जाएगा। पी वेव यहाँ तो बिल्कुल एब्सेंट ही हो जाएगी, इतना ज़्यादा हो गया। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनका रेट 400 से 500। आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्या था कि 300 से 400, यहाँ पर 400 से 500। और यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ईसीजी की वेव्स आएंगी, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, और ट्रामा हो सकता है, लीड टू डेथ कर सकता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होते हैं कि हम आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक किसी भी डिवाइस के ज़रिए से हार्ट बीट को रेगुलेट करें। लिथियम बैटरी होती है एंड और उसकी जो लाइफ होती है वो 10 से 15 मिनट्स के लिए होती है, और इस डिवाइस के ज़रिए हम लोग आर्टिफिशियल तौर पे हार्ट के जो रेट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। करंट ऑफ इंजरी से क्या मुराद है कि इट मीन्स द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इंजर्ड रीजन ऑफ हार्ट टू द अनइफेक्टिव पार्ट ऑफ हार्ट। कि जब आप किसी भी इंजर्ड पार्ट से अनइफेक्टिव जो हार्ट का सही पार्ट है वहाँ तक एक करंट के फ्लो को करवाते हैं तो उसको करंट ऑफ इंजरी हम लोग कहते हैं, कि एक इंजर्ड पार्ट से सही पार्ट तक करंट फ्लो कर रहा है। सो डैट वाज द लेक्चर अबाउट अरिथमिया। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और समझ के पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये सारा याद भी हो गया होगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो गई होंगी। सो शॉर्ट सा ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद अपने लेक्चर को एंड कर देंगे। सो डेफिनेशन पहले हमने देखी, फिर नॉर्मल हमने रेट देखा, फिर हमने देखा कि किस दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर हमने नॉमोट्रॉपिक एरिथमिया की फर्दर 3 टाइप्स बताए, उनमें ईसीजी चेंजेस हमने बताए, उसमें हमने पैथोलॉजिकल चेंजेस, ईसीजी के कर्व बताए हमने, सिम्टम्स वगैरह और ये सारी चीज़ें उसमें हमने बताई। फिर हम एक्टोपिक फोकाई और एक्टोपिक एरिथमिया के ऊपर आ गए, उसमें हमने होमोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक की बात की। फिर हार्ट ब्लॉक की बात की। हार्ट ब्लॉक की 2 टाइप्स हैं। साइनो आर्टेरियल ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी ये आता होता है काफ़ी दफ़ा ना, तो आपने इसका याद रखना है। उसके बाद आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सारे आपको आने चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा कि पी से आर इंटरवल बढ़ रहा है। क्यू में क्या होगा कि पार्शियल हार्ट ब्लॉक है। क्यू आर एस वेव जो है मर्ज हो जाएगी और टी वेव जो है वो मिसिंग हो जाएगी। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वो भी आपको समझ आ गई है। उसके बाद आर्टेरियल नोडल ब्लॉक क्या होगा कि एवी नोड भी काम करना छोड़ दे, और इंफ्रा नोडल ब्लॉक में क्या होगा, बंडल ऑफ फिज काम करना छोड़ देंगे और फ्रिक्वेंसी फाइबर ऐसे नोड बन जाएगा। फिर पेसमेकर बन जाएगा। फिर एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होगा कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। फिर उसकी 3 टाइप्स हैं, एट्रियल, नोडल और वो कि एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एक्स्ट्रा पी वेव आएगी। नोडल में क्या होगा, एवी नोड काम करना शुरू कर देगा, पी वेव क्यू आर एस के साथ मर्ज हो गए, इसमें टी वेव इन्वर्टेड आएगी, क्यू आर एस वेव का जो वो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा। कंडीशंस इसके क्या क्या हैं, एट्रियल फ्लटर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर बताया, फिर करंट ऑफ इंजरी बताया। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारा फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा और बहुत आसान तरीके से मैंने सारा कुछ आप लोगों को समझाया है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी मेरी इस तरह की वीडियोस अपलोड होती रहें, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपको अपने इस तरह के जो नोट्स हैं वो आपको दिखाती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो पेपर पास कर सके, चाहे वो MBBS का हो, चाहे वो फॉर्म डी के स्टूडेंट्स हो, या चाहे वो जिस भी स्टूडेंट्स हों। जाहिर बात है कि जितनी भी सारे फील्ड्स हैं उसमें गाइडन और इस तरह की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।